तुझसे ना हो पाएगा। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका शौक है बस शीखी बगाना, डिंगे हाँकना और ऐसी बातें करना जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता। और हैरानी की बात यह है कि उससे भी एक लड़की प्यार करती है बबली। अब बबली कोई आम लड़की तो है नहीं, वो तो है सीधी सादी पर दिल की बड़ी नीडर। और उसका परिवार ओहो भाई पूरा फिल्मी है। बबली तो उठ रही है या मैं डंडा लेकर तेरे कमरे में आऊं? अरे मम्मी उठ रही हूं ना, आप तो सुबह सुबह ही चालू हो जाती हो। लो जी सुन लो भाई, ये इन महारानी के लिए सुबह है। आंखें खोल कर देखो 10 बज रहा है। सब अपने काम में लगे हुए हैं, बस तुम लेटी हुई हो। अच्छा बाबा उठ रही हूं। बबली जैसे तैसे उठी और आंखें मलते हुए इधर उधर अपने परिवार के बाकी सदस्यों को ढूंढने लगी। वो दरअसल चेक कर रही थी कि सचमुच सब चले गए या उसकी मम्मी उसे उठाने के लिए झूठ बोल रही है। उसके परिवार में उसकी मां रीमा के अलावा उसके पिता राजन, बड़ा भाई चंदन, भाभी सीमा, छोटा भाई पवन और भतीजा रवि भी था। अरे बाप रे, सब गायब हो गए। अब उठ जाती वरना बैंड बजेगा मेरा। बबली ने मुंह धोया, ब्रश किया और फिर फ्रेश होकर सीधा किचन में पहुंची, जहां उसकी भाभी सीमा पराठे सेक रही थी और भतीजा रवि दूध से जंग लड़ रहा था। ओहो, सूरज कहां से निकला आज? महारानी ने खुद से उठने का इतिहास रच डाला। हाँ, बहुत मजाक उड़ा लो। पराठे दो ना पहले। बुआ आप स्कूल नहीं जाती? नहीं बेटा, अब तेरी बुआ कॉलेज की जगह सीधी पीएचडी करेगी शादी में। अरे पहले नाश्ता कर ले, फिर प्रोजेक्ट दूल्हा पर काम करियो। हाँ। नाश्ता करने के बाद बबली बाहर निकलने लगी। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, रीमा की बुरी नजर उस पर पड़ गई। ए बबली, कहाँ जा रही है ऐसे तैयार होकर? मम्मी वो पूजा की किताब लेनी है ना, मंदिर के पास की दुकान से। हाँ, किताब ही तो लेनी है। उस दुकान वाले का नाम कहीं ध्रुव तो नहीं? अरे मम्मी, आप भी ना कुछ भी बोल देती हो। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे आज की हीरो ध्रुव, लड़कियों के सपनों का शेर, पर असल जिंदगी में टपोरी शीखीबाज। उसने आज भी बबली को मिलने बुलाया और आते ही शुरू हो गया जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हो। जॉन, कल मैंने कंपनी के सीईओ को बोला कि तुझे एमबीए करना है तो मुझसे सीख। ध्रुव, मैं सीरियस बात कर रही हूँ, अब शादी कर लेते हैं। एक बार आ जाओ ना घर पे, मम्मी पापा से मिल लो। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने अपने लिए जो लड़का चुना है ना, ऐसा लड़का अगर किसी के भी घर में चला जाए तो उनके तो सीधे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारी बातों से लगता है बस मेरी मम्मी तुम्हारी एक झलक देखेगी और बोलेगी, ओ बबली, यही है तेरा राजकुमार। अरे देखना, जैसे ही मैं आऊंगा तेरा बाप खुद बोलेगा, बेटा इससे शादी कर ले, नहीं तो जिंदगी भर पछताएगी। तुम ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। और काम भी बड़े ही करूंगा। चल अब जा, कल आ रहा हूं तेरे घर। बबली के दिल में, उसके परिवार वालों की आंखों में और पूरे मोहल्ले की जबान पर छा जाऊंगा मैं। अगली सुबह बबली की जान हलक में अटकी हुई थी। वो पूरे घर में चक्कर काट रही थी जैसे किसी ने उसके पैरों में रोलर स्केट्स लगा दिए हों। सुनो ना मम्मी पापा भैया भाभी, आज ध्रुव मिलने आने वाला है, आप लोग अच्छे से मिलना। कोई भी गड़बड़ हुई तो समझो मेरा रिश्ता गया। अरे चिंता मत कर, हम कोई दहाड़ते शेर थोड़ी ना, आराम से बैठेंगे। अरे हम तो बस देखेंगे लड़का तेरे लायक है या तेरे से भी बड़ा नमूना है। घर की भी सफाई हो गई है, चाय भी बनवा ली है। अब तू ध्रुव को समझा देना कि ज्यादा लाइन ना मारे पापा के सामने। और हाँ, अगर उसने अपनी शेखियां शुरू की ना तो मैं तो हंसी रोक नहीं पाऊंगा। कोई हंसेगा तो मैं सबका मोबाइल जब्त कर लूंगी। सब घर में तैयार बैठे थे, चाय नाश्ता तैयार था, फूलों की सजावट हो चुकी थी। बबली बार बार घड़ी देख रही थी और दरवाजे की घंटी का इंतजार कर रही थी। तभी टिंग टोंग घंटी बजी। आ गया मेरा हीरो। अरे आराम से, कहीं हीरो के चक्कर में मुंह के बल गिर ना पड़ना। रीमा ने क्या कहा, बबली ने कुछ नहीं सुना। वो बस भागती हुई गई और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा था ध्रुव, अकेला, हाथ में छोटा सा गिफ्ट और चेहरे पर पसीना लिए। आओ आओ ध्रुव। अकेले ही आ गए? माँ बाप कहाँ हैं? ओ जी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तू तो मेरे सामने रेडियो बन जाता है, यहाँ कैसे म्यूट हो गया? उसे बैठने तो दे। ध्रुव को सोफे पर बिठाया गया। रीमा ने प्लेट में नाश्ता सजाकर रखा और फिर शुरू हुई सवालों की बरसात।
लेकिन ध्रुव तो जैसे मूर्ति बन गया था। तो बेटा क्या करते हो? बिजनेस कर रहा हूँ। अरे भाई जरा जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं दिया। मम्मी मैं बताती हूँ, ये बिजनेस करते हैं रेडीमेड कपड़ों का। अरे तू तो कहती थी लड़का बहुत बोलता है, ये तो बस हूँ हाँ में ही उलझा पड़ा है। मम्मा अंकल गूंगे है क्या? अरे नहीं रे, बस शर्मिला है। शर्मिली तो लड़कियां होती है, पर बुआ तो शर्माती नहीं, तो इसका मतलब बुआ लड़का है और अंकल लड़की। चुप हो जा वरना तेरी जुबान खींच लूंगी। सब हंसने लगते हैं। आखिर में ध्रुव से सीधा सवाल पूछा गया। बेटा क्या तुम हमारे बेटे से शादी करना चाहते हो? ध्रुव लड़कियों के जैसे शर्मा कर गर्दन झुकाकर मुस्कुरा देता है। मुझे तो ये बहरा लग रहा है। या फिर शायद दिमाग से कम है। कहीं ये बीमार तो नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे बोल भी दो ना, हाँ है ना? और इस तरह बबली और ध्रुव की शादी तय हो गई। कुछ वक्त गुजरा और शादी का दिन आया। सब लोग तैयारी में बिजी थे, लेकिन पंडित जी कहीं दिख नहीं रहे थे। हे भगवान, पंडित नहीं आया, अब क्या होगा? ध्रुव अब तक बबली के परिवार के सामने खुल चुका था, इसलिए वो फौरन बोला, डरिए मैं खुद सारे मंत्र जानता हूँ, 2 मिनट में सब पढ़ दूंगा और 1 मिनट में तो शादी भी कर लूंगा। तू बैठ जा वरना ओम जय जगदीशी बार बार पढ़ देगा, कोई मानेगा ही नहीं तुझे। ठीक उसी समय पंडित जी आ गए और शादी विधि पूर्वक संपन्न हुई। विदाई भी हुई और बबली अपने ससुराल चली गई। कुछ हफ्तों बाद ध्रुव बबली को लेकर मायके आया और आते ही फिर शुरू। अरे अब तो मैं दामाद हूँ, बोलने की पूरी छूट है। वो तो उस दिन बस इज्जत में चुप था। इज्जत या डर? अरे अब तो खुलकर बोलूंगा, खुलकर जीऊंगा। तभी बात निकली बबली के छोटे भाई पवन की शादी की। लड़की? अरे लड़की तो ऐसी लाऊंगा कि ऐश्वर्या राय भी देखेगी तो बोलेगी मैं तो इसके सामने धूप में झुलसी हुई लगती हूँ। अच्छा तो फिर ले आओ एक ऐसी लड़की, जिम्मेदारी तुम्हारी। ध्रुव ने सीना चौड़ा किया। माँ जी आप बस इंतजार करो, 1 नंबर की लड़की ढूंढूंगा। कई दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। एक दिन रीमा ने बबली को फोन लगाया। बेटा दामाद जी ने कोई लड़की देखी? अरे मम्मी ये तो बस बोलते हैं, इनके जान पहचान में जितनी भी लड़कियां हैं सब शादीशुदा है। अरे ऐसा नहीं है, वो तो बस। मैं जानती थी तुझसे ना हो पाएगा, रहने दे। सही पकड़ा मम्मी। आखिरकार राजन और चंदन ने पवन के लिए एक सुलझी हुई अच्छे घर की लड़की देख ली। लड़की वालों को लड़का पसंद आया और बात तय हो गई। सब खुश थे और ये खबर सबसे पहले ध्रुव को बताई गई। ध्रुव बेटा शादी पक्की हो गई है पवन की। क्या पक्की? देखिए अब वेन्यू नाम मैं तय करूंगा, आप बस बताओ आपको कैसा चाहिए, झील वाला, महल जैसा या फूलों से भरा? राजन को जैसे हल्दी मिर्च सूंघ गई हो, उसका चेहरा तुरंत उतर गया। रहने दो बेटा, पिछली बार लड़की देखने गए थे तब जो हालत की थी हम भूले नहीं अब तक। अरे पापा जी आप बस ट्राई तो करने दो इस बार। मेरे जानने वाले ही जानने वाले हैं, हर एरिया में एक मैरिज हॉल है मेरे बंदों का। अरे भैया ये फिर शुरू हो गया। ध्रुव पीछे ही पड़ गया। सुबह में मुर्गा भी इतनी बार बांग नहीं देता जितनी बार उसने फोन किए। आखिर राजन ने हार मान ली। ठीक है बेटा बुक कर दे कोई सस्ता सा हॉल, बस फंक्शन हो जाए। ध्रुव ऐसे खुश हुआ जैसे कोई बच्चा कैंडी पाकर उछलता है। लेकिन 4 दिन गुजर गए, ना कोई खबर ना कोई बुकिंग। राजन ने फोन मिलाया। हाँ बेटा हॉल बुक हुआ कि नहीं? पापा जी मतलब वो हॉल में ना दीमक लग गई है और दूसरा वाला तो अरे हाँ उसकी ना दादी गुजर गई है और तीसरा वाला भी है, लेकिन वो ना अभी बाबा के सत्संग में गया हुआ है ना तो। राजन को तो इतना समझ में आ ही गया था ये सब सफेद झूठ है। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटा मैंने तो पहले ही हॉल बुक कर लिया था, बस देखना चाहता था कि तू क्या करता है। हमें तो पहले से पता था तुझसे ना हो पाएगा। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो बाद में बात करते हैं, नमस्ते। शादी की तैयारियां अब जोर शोर से चलने लगी थी। वहीं चंदन के बेटे रवि को एक नए स्कूल में एडमिशन दिलाना था। ये बात अभी सिर्फ फैमिली ग्रुप में ही चल रही थी कि ध्रुव फिर आधम का। अरे ये तो मेरा स्कूल है, वहां का प्रिंसिपल मुझे अंकल बोलता है। रवि का एडमिशन तो बस नाम लिखवाना है, मैं खुद चला जाऊंगा। मैंने तो सुना है आप काम कम और बातें ज्यादा करते हैं। अरे आजमा लो आप, कल मैं ले चलता हूँ ना रवि को, आप बस तैयार कर देना।
चंदन ने हामी भरी और सीमा ध्रुव को देखती रही। लेकिन अगले दिन जब रवि और चंदन स्कूल पहुंचे तो ध्रुव का कोई नामो निशान नहीं था। ना फोन लग रहा था, ना कोई संदेश। चंदन को खुद प्रिंसिपल से मिलना पड़ा और बड़ी मुश्किलों से रवि का एडमिशन हुआ। वापस आकर चंदन बोला, ध्रुव तू तो आया ही नहीं। अरे मैंने पहले ही फोन कर दिया था प्रिंसिपल को, तभी तो एडमिशन हुआ, वरना होता क्या। मैंने उनसे पूछा था क्या ध्रुव अंकल ने बात की। उन्होंने कहा, ध्रुव? कौन ध्रुव? मजाक कर रहे होंगे। तेरा बहुत गहरा दोस्त है, हमेशा ऐसे ही मजाक करता है। वाह क्या बात है। यही तो बात है। एक साथ सबने अपना माथा पकड़ लिया। तभी अचानक राजन का चश्मा हाथ से गिरकर टूट गया। राजन पवन से बोला, बेटा जरा मेरा चश्मा बनवा देना, नंबर उतर गया है। पवन कुछ करता उससे पहले ही ध्रुव हाथ में चश्मा लेकर कूद पड़ा। अरे पापा जी, मैं हूं ना, मैं आपको नया चश्मा बनवा कर लाऊंगा फ्री में। मेरे जानने वाले हैं टॉप क्लास ऑप्टिकल्स वाले। ध्रुव ऐसे निकल गया जैसे ऑप्टिकल्स नहीं ऑपरेशन थिएटर जा रहा हो। 3 दिन बाद लौटा, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। पापा जी, जिसे बनवाने गया था ना वो तो शहर छोड़कर चला गया। अब आप अपने आप बनवा लो। वैसे मैंने एक चश्मा रखा है, मुझे बहुत सूट कर रहा था। राजन का चेहरा देखकर ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड में भूकंप आने वाला हो, लेकिन फिर भी वो शांत रहे। बेटा अभी तो तू मुझे धुंधला दिख रहा है, इसलिए कहता हूँ थोड़ी दूर हो जा। जब चश्मा ठीक हो जाएगा तब तेरा चेहरा भी साफ साफ दिखेगा, तब मिलेंगे। ध्रुव को राजन का गुस्सा समझ में नहीं आया। वो तो हंसते हुए बोला, पापा जी आप बिना मजाक में भी कितने स्ट्रांग डायलॉग बोल देते हो। शादी वाले दिन मैं डीजे भी सेट करवा दूं क्या? डीजे वाले भी अपने हैं, अब बोलिए तो सही। नहीं, इंडिविजुअल की क्या जरूरत है, खुद माइक पकड़कर गाना गाना आता है ना, तुझसे अच्छा कौन गा पाएगा। अब हाँ ये भी सही बात है। सब हंस पड़े। दिन यूं ही गुजर रहे थे। ध्रुव की करनी और घर वालों की भरनी चल रही थी। ध्रुव की बड़ी बड़ी बातें और सिर्फ बातें। इसी बीच एक दिन रीमा अपनी किटी पार्टी की तैयारी कर रही थी। सासू माँ आप क्या कर रही हो? इतने टेंशन में लग रही हो। अरे ध्रुव, मैं किटी पार्टी की तैयारी कर रही हूँ, सारा मोहल्ला आने वाला है। अरे सासू माँ आप मुझे जानते नहीं, मैंने बचपन से ही किटी पार्टियों में हिस्सा लिया है। कई बार तो मेरी वजह से पूरी पार्टी वायरल हो गई थी। सच्ची? अरे झूठ बोलूं तो सासू माँ की किचन में नमक खत्म हो जाए। अब मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसी पार्टी करूंगा कि मोहल्ले की औरतें आपके पैर छुएंगी और कहेंगी, रीमा जी हमें भी ध्रुव जैसा दामाद चाहिए। रीमा तो ध्रुव की बातों में बहक गई। ठीक है तो कर दो तैयारी। लेकिन ध्रुव था, उसने फिर कुछ नहीं किया। जब पार्टी का टाइम आया तो घर में सन्नाटा था। न साज सज्जा, न स्नैक्स, न म्यूजिक। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की 2 क्रेट रखी थी, क्योंकि वो ध्रुव की फेवरेट थी। अरे रीमा जी ये कैसी पार्टी है? घर तो लग रहा है जैसे अभी अभी शोक सभा निपटी हो। वो ध्रुव का जो इतना बोल रहा था चंपत हो गया क्या? ध्रुव मैं तेरा यहाँ आना बंद कर दूंगी, तूने मेरी नाक कटवा दी। ध्रुव तो कोल्ड ड्रिंक पीकर पहले ही निकल गया था और उधर मोहल्ले की महिलाओं में हलचल मच गई। ये ध्रुव ना जितनी बड़ी बड़ी बातें करता है उतनी ही छोटी हरकत है। लेकिन रीमा तुमने सब उस पर क्यों छोड़ दिया था भला? कहीं तुम भी ऐसे ही तो नहीं चाहती थी, जैसा दामाद वैसी सास। हाँ रीमा बहन सच सच बता दो। तभी बबली वहां आई और उससे सबकी बातें सुन ली। आप सही कह रही हैं, मैं आप सबसे उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे तू क्यों माफी मांग रही है? तू क्या उसकी वकील है? क्या करूं, मुझे ऐसा बोल बोल के फुसलाने वाला पति मिल गया। क्या करूं वाली क्या बात है, तूने खुद चुना था उस नालायक को। हाँ पता है, मुझे सब याद है, लेकिन अब क्या करूं, उससे प्यार हो गया और अब पछता भी रही हूं। औरतें भले गुस्से में थी, लेकिन बबली की सच्चाई ने माहौल थोड़ा शांत किया। तभी राजन ने सबको समझाया। देखो बहनों, अब पवन की शादी पास है, बस 2 दिन बचे हैं, इस बात पर भी ध्यान दे प्लीज। सब सहमत हो गए। शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हुई, लेकिन ध्रुव कहाँ मानने वाला था। वो आया और बोला, अरे कोई तो मुझे भी काम दे दो, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तुझे जो भी देंगे उल्टा ही करेगा। सासू माँ प्लीज, इस बार दिल से करूंगा पक्का। आखिरकार रीमा ने हार मान ली। ठीक है, सजावट देख लेना, और शादी में जो किन्नर आएंगे उनसे पैसों की बात भी तुम ही कर लेना, वरना वो बहुत ज्यादा मांगते हैं।
अरे सासू माँ, मैं तो बचपन से किन्नरों का फेवरेट हूँ। उनके गुरु मुझे राखी बांधती थी। सबने एक साथ सर पकड़ लिया। ध्रुव ने बड़े जोश में सजावट की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन जिम्मेदारी लेना और निभाना ये दो अलग बातें थी जो ध्रुव नहीं समझ पाया। सजावट? अरे सासू माँ बेफिक्र रहो, ऐसी सजावट करूंगा कि लोग इंस्टाग्राम पर रील बना बना कर थक जाएंगे। लेकिन असल में ध्रुव ने क्या किया? उसने सिर्फ गेंदा के फूल मंगवाए, क्योंकि उसे सिर्फ वही फूल पता थे। वो भी मंदिर में देखे थे ना कोई लाइट, ना रिबन, ना पर्दे, ना स्टेज, सब जगह बस गेंदा ही गेंदा। जब सब लोग शादी वाले हॉल में पहुंचे तो मुंह खुले के खुले रह गए। ये क्या है? ये सजावट है, ये फूलों की मंडी? ध्रुव, तूने ये क्या किया? गेंदा ही गेंदा, बाकी सब कहाँ है? सासू माँ, गेंदा शुभ होता है और सस्ता भी, और फिर यही तो सबसे पवित्र फूल होता है। और बाकी सारी सजावट? हाँ, वो सब बजट में नहीं था, मैंने तो सादगी से किया है सब। और सच बताऊं तो मुझे पता भी नहीं था क्या क्या होता है सजावट में। सबने माथा पीट लिया। फिर क्या था, सबने मिलकर उसे एक कोने में बिठाया और खुद सजावट में लग गए। कुछ ने लाइटें लगाई, किसी ने पर्दे सीधे किए, बच्चों ने भी बलून फुला लिए। और ध्रुव वहीं बैठा गेंदों के फूलों से खेल रहा था। इस सब के बाद शादी का समारोह शुरू हुआ। बैंड बजा, पंडित जी आए, मेहमान जुटे और तभी धम धम करते हुए किन्नर भी आ गए। ध्रुव, चलो किन्नरों को संभालो, यही तुम्हारी आखिरी ड्यूटी है। ध्रुव ने बहादुरी का नाटक किया और किन्नरों की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही कुछ कदम चला, गायब। अरे ध्रुव कहाँ गया? अभी तो यही था, उड़ गया क्या? किन्नर अब सीधे पवन के पास पहुंच गए। ढोलक पटक कर बोले, बेटा दुल्हा, अब तो बिना ने के नाचेंगे नहीं, हमें तो चाहिए मुंह मांगी रकम। अरे कोई ध्रुव को ढूंढो, उसने कहा था वो बात करेगा। मैं बताता हूँ कहाँ है, फूफा स्टेज के पीछे छुप गए हैं। सब दौड़े और ध्रुव को स्टेज के पर्दे के पीछे से खींच कर लाए। सबकी आंखें लाल, ध्रुव की आंखें डरी हुई। यहाँ क्या कर रहा था? सासू माँ, सच्ची बात यह है कि मुझे किन्नरों से बहुत डर लगता है। ये सुनकर पूरे मैरिज हॉल में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। तो तूने जिम्मेदारी क्यों ली थी? आप जानती है ना, मुझे ना कहना नहीं आता। मैं ना हर काम में आगे रहना चाहता हूँ, इसलिए हाँ कह दिया, लेकिन अंदर से मेरी रूह कांप रही थी। ये सुनकर किन्नर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आए हाय, तू तो निकला निकम्मा नंबर 1। अब तक जितने दुल्हा की शादी देखी, ऐसा दामाद पहली बार मिला। हाय हाय। सब हंसी से लोटपोट थे और किन्नरों को मुंह मांगे रकम देनी पड़ी। ध्रुव, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू रहने दे। अब के बाद किसी काम के लिए हमारे पास मत आना। तू शादी नहीं, सर्कस करवा देता अगर हम भरोसा कर लेते। ध्रुव ने शर्म से गर्दन झुका ली और बोला, वैसे विदाई में गाड़ी कौन चलाएगा? मैं चलाऊं? ध्रुव बस कर, तुझसे नहीं हो पाएगा। ध्रुव बस कर, तुझसे नहीं हो पाएगा। ध्रुव बस कर, तुझसे नहीं हो पाएगा।